हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी यूपी टेट ईवीएस की, तो आज का हमारा टॉपिक है इसमें कृषि एवं मृदा। तो ये हमारी जो क्लास होगी ये 2 क्लास में होगी, मतलब आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे और कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जितना कवर कर पाएँगे उतना हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम कृषि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कहते किसे हैं एग्रीकल्चर को, ठीक है? तो कृषि है कि जब मानव जो है या मनुष्य या हम लोग जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जो क्या करते हैं जॉब वगैरह करते हैं, लेकिन जो जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मतलब कि जैसे जो गाँव वाले लोग हैं, ठीक है? अब भाई शहर में है तो वहाँ पर तो खेत है नहीं, हर जगह बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो वहाँ पर तो खेती संभव नहीं है। लेकिन जो गाँव वाला इलाका, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम लोग खेती कर सकते हैं, बहुत सारे खेत होते हैं और गाँव के लोग अक्सर आप देखेंगे तो खेती ही करते हैं। तो ये वो लोग क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं। जैसे फल, फूल, सब्जियाँ आदि, इसमें से वो लोग कुछ खुद भी यूज़ करते हैं, मतलब खुद भी खाते हैं और जो बचता है उसको बाज़ार में जाकर बेच देते हैं, उससे उनको पैसा भी मिलता है। अब उनका भोजन मतलब कृषि से उन्हें उनके भोजन की भी व्यवस्था होगी और जो पैसा बचा उससे उन्होंने अपना घर बना लिया, कपड़े खरीद लिए। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि जो उनकी आवश्यकता है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी पूर्ति के लिए ये लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है? अब कृषि कैसे, तो देखिए जो अनाज उन्होंने उगाया उसमें से कुछ खाया, जितनी आवश्यकता थी उनको खाने के लिए उतना उन्होंने रख लिया, जो बच रहा उसको क्या किया, बाज़ार में बेच दिया। बाज़ार में बेचने से उन्हें पैसा मिला। अब उस पैसे से उन्होंने घर बनाया, कपड़े खरीदे और जो ज़रूरतें थी उसको पूरे किया। तो इसलिए कहा गया है कि जो मानव है ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, फसलों को उगाता है, जैसे फल, फूल, सब्जियां, अनाज आदि, ठीक है? तो ये हमारी कृषि के बारे में थोड़ी बहुत बातें होंगी। अब इसमें जो फसल शब्द आया है इसकी बात कर लेते हैं हम। तो जब हम एक ही स्थान पर क्या करते हैं, एक ही स्थान पर एक ही प्रजाति के कई सारे पौधे को उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फसल कहते हैं, ठीक है? यहाँ थोड़ा-सा मिस्टेक है, 1 मिनट रुकिए, गाना लिख के उगाना होना चाहिए। क्या हो गया कि एक ही प्रजाति बहुत सारे पौधों को एक साथ उगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है, ठीक है? जब आप एक ही जगह पर आप क्या करें, क्या करते हैं, जब एक ही जगह पर एक ही प्रजाति के पौधों को उगाते हैं तो उसे हम फसल कहेंगे। जैसे गेहूँ, मतलब गेहूँ की फसल, धान की फसल, सरसों की फसल, आलू की फसल। तो ये तो है नहीं कि एक एक पौधा आलू का आपने एक जगह अगर बो दिया तो उसको आप कहेंगे कि हमारी आलू की फसल लगी हुई है भाई, नहीं। जब आलू की आप बहुत सारी मात्रा में क्या करें, एक जगह पर आलू को बोए हुए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, आलू की फसल कहेंगे, मतलब वहाँ पर आलू की बुआई की गई है, ठीक है? जो कृषि है, कृषि को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो जो अर्थव्यवस्था हमारी है इसको 3 क्षेत्र में बाँटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी। तो जो कृषि है इसको प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या है वो लगभग 54% जनसंख्या जो है ये कृषि पर क्या है, निर्भर है, मतलब कृषि से उसको काम मिलता है, ठीक है? तो इसलिए कहा गया है कि जो कृषि मतलब कि कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मतलब हमारे देश के जो लोग हैं, मतलब हमारे देश में जितनी भी जनसंख्या है उसका 54% लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है या कृषि में उनको रोजगार मिल रहा है। तो इसलिए क्या कहा गया है, अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कहा गया। और इन सब पॉइंटों को आप नोट रखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है, मतलब अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है, तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है, तो कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है। ये चीज़ें पूछी गई हैं भाई, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी मतलब बिंदु नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लें, नोट कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है? फिर यहाँ फिर कहा गया है कि देश के कुल क्षेत्रफल हमारा कितना है, 32,87,263
वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो उसमें से जितना क्षेत्रफल है, उसमें से क्षेत्रफल, किसी भी देश का जो क्षेत्रफल है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो इस 100% का 51% भूभाग जो है वहाँ पर कृषि की जाती है, ठीक है। वहाँ पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। बाकी 21% भाग पर कितने क्या है, वन है। 21% भाग पर वन है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ था कि मतलब जो जितना क्षेत्रफल है उसमें मतलब कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है। तो 33% भाग पर क्या है, वन होना अनिवार्य है। लेकिन है कितना, 21% भाग पर ही वन है। उसमें से 54% जो है, सॉरी 24% जो ज़मीन है हमारी बच रही है। इसमें से हमारे कितने हो गए, देखिए 51% है, ये तो हमारा कृषि में चला गया, और 21% हमारे फॉरेस्ट हो गए। उसके बाद 24% हमारी जो बंजर भूमि है वो हो गई, और 4% हमारे जो चारागाह ये हो गए। मतलब उन 100 को ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो बंजर भूमि कितने प्रतिशत है, 24% है। और सर्वाधिक जो बंजर जमीन है भारत की, वो कौन सा है, तो वो राजस्थान वाला क्षेत्र है, जहाँ पर थार का मरुस्थल वगैरह पाया जाता है, ठीक है। चारागाह कितने प्रतिशत है, 4% है। अब आगे हम बात कर लेते हैं फसल के प्रकार की। तो फसल को मुख्यतः उसके प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। मतलब प्रयोग के आधार, जैसे कि जो हम लोग केवल खाने के उद्देश्य से उगाते हैं, और जो हम लोग बेचने या नकदी मतलब कि व्यापार के उद्देश्य से उसको उगाते हैं, वो हमारे हो गए। इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है खाद्य फसलें और दूसरी है नकदी फसलें। मतलब जिनसे हम जाएंगे बाजार में बेचेंगे, तुरंत हमें पैसा मिल जाएगा, वो नकदी फसलें होंगी। और वो फसलें जिन्हें हम क्या करते हैं, जैसे कि खाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, उसको उगाते हैं। अगर ज़्यादा हो गया, हम लोग खाने से बढ़ रहा है, मतलब कि जितना हमें पूरे साल में उसको खाना, या एक हिसाब होता है ना कि हाँ इतना पूरा चल जाएगा साल भर, तो अगर उससे ज़्यादा है हमारे पास, या सीज़न आ गया दोबारा, जैसे हमने धान की खेती की, ठीक है, और धान की खेती इस साल की 2026 में, और फिर 2027 तक अभी हमारा जो 26 वाली फसल थी वो ख़त्म नहीं हुई है, मतलब धान जो पैदा हुआ वो ख़त्म नहीं हुआ। तो वो क्या कर रहे हैं कि आप 27 में दोबारा उसका बीज वगैरह डाल रहे हैं, तो वो आपको लग रहा है कि हाँ ये काफ़ी है, मतलब ज़्यादा है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग बाज़ार में बेच देते। तब हमने क्या किया, बाज़ार में बेचा जब वो ज़्यादा था, मतलब अधिशेष बच रहा था, ठीक है। तो वो हमारा मुख्य रूप क्या है उसका, मतलब जो उगाने का उद्देश्य वो तो क्या है, खाना ही है, मतलब कि हम लोग भोजन के रूप में या अपने यूज़ के लिए कर रहे हैं, जब बच रहा है तभी हम लोग बेच रहे हैं। तो ये हमारी खाद्य फसलें हो गई। नकदी फसलें मतलब हम इस उद्देश्य से उगाते हैं कि इसे बेचकर हमें तुरंत पैसा मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग उगा रहे हैं तो उसको खा नहीं रहे हैं, नहीं है, खाते भी हैं। लेकिन जैसे आपने गन्ने की बुआई की, ठीक है, तो गन्ना आप अपने खेत से 2-4 गन्ने तोड़कर, या जब तक फसल है गन्ने की तब तक बहुत ज़्यादा मान लीजिए, तो बहुत ज़्यादा मान लीजिए तो 1 कुंटल गन्ना आप यूज़ कर लेंगे। लेकिन आपके खेत में 100 कुंटल गन्ने, तो भाई क्या करेंगे, उसको बेचेंगे ही तो उसको बेचेंगे जाके मिल वगैरह में, तो तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नकदी फसलें होंगी, मतलब जिससे हमें तुरंत पैसा मिल जाए उगाने के बाद, या उसकी उत्पादन के बाद हमें पैसे मिल जा रहे हैं, वो नकदी फसलें हैं। जिन्हें हम खाने के उद्देश्य या अपने प्रयोग के उद्देश्य से उसको क्या कर रहे हैं कि उगा रहे हैं, तो वो हमारी खाद्य फसलें हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बना है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें नकदी हैं और कौन सी आपकी खाद्य फसलें, ये पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता है इसके डिफिनेशन की नकदी फसल किसे कहते हैं या आपकी खाद्य फसल किसे कहते हैं, नहीं, ये दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है और कौन सी नकदी फसल है, ये आपको बताना होता है। इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं नकदी फसल और खाद्य फसल की, आपको रटे होने चाहिए, और आप खुद अपने दिमाग लगा सकते हैं कि कौन सी फसल हम लोग खाते हैं, या अपने जैसे जो गांव वाले होंगे या गांव साइड से होंगे या गांव से जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि कौन सी फसल होती है जो हम लोग डायरेक्ट बाज़ार में तुरंत बेच देते हैं, और कौन सी फसल होती है जो बचता है तभी बेचते हैं, नहीं तो नहीं बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं खाद्य फसलें की। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि वह फसलें जिनका उत्पादन मुख्यतः खाने या भोजन के रूप में या अपने प्रयोग के लिए क्या करते हैं, उगाते हैं, उससे हम खाद्य फसलें कहते हैं। एग्जाम्पल ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है।
आप नोट कर लें। गेहूँ, चावल, चना, दलहन मतलब दाल है, मोटे अनाज में आपका गेहूँ, जौ ये सब आ जाएंगे, ठीक है, बाजरा वगैरह। तो ये सब क्या है, हमारी खाद्य फसलें हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया चावल वाला, धान की खेती वाला, तो उसी प्रकार हमारा गेहूँ भी है। गेहूँ भी हम उगाते हैं अपने खेत में, गेहूँ की फसल लगाते हैं, फिर जो भी प्रोसेस होती है वो सारी करते हैं। उसके बाद में जब बचता है तभी हम लोग बाज़ार में बेचते हैं। अगर नहीं बच रहा है तो हम लोग केवल अपने ही यूज़ के लिए उसको रखते हैं। तो ये हमारी खाद्य फसलें होंगी। आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं वहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिर आता है नकदी फसलें। तो नकदी फसलें जो हैं इनका उत्पादन हम मुख्यतः बाज़ार बिक्री के लिए करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, नकदी फसलें कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, नहीं कोई कमेंट कर दो। ये क्या होंगी, हमारी नकदी फसलें होंगी। जैसे गन्ना, ठीक है, तो गन्ना आप कितना खा लेंगे भाई, जब तक गन्ने के सीजन है आप बहुत ज़्यादा खा जाएंगे उसको, मतलब कि चाहे गुड़ वगैरह बना लें या गन्ने तोड़ कर जूस बनाया, उसका जो भी करना हो, बहुत ज़्यादा नहीं आप यूज़ कर पाएंगे। अब आपके खेत में भाई 2 कुंटल लगा है, आप जब तक सीजन है केवल 1 ही कुंटल यूज़ कर पाए, तो बाकी और सारे 99 कुंटल क्या करेंगे, कहीं न कहीं तो कुछ करना ही होगा ना, तो उसको बेचेंगे ही, उसको बेचेंगे तुरंत पैसे मिल जाएँगे, अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। तो हो जाएगा हमारा गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी, जूट, तिलहन, काजू आदि। ये सब क्या है, हमारी नकदी फसलें हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप इसको याद कर लें। अब हम बात करते हैं ऋतु के अनुसार फसलों के प्रकार की। तो जो ऋतु हमारी है उसके अनुसार फसल के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। कौन-कौन सी? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की फसल की। तो जो रबी की फसल है इसमें आपका ये इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद में जो एग्ज़ाम्पल है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जो खरीफ की फसल है इसे हम क्या कहते हैं, मानसून काल की फसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला मानसून आता है तभी से इसकी बुआई जुताई चालू हो जाती है। जैसे बुआई इसकी है जून जुलाई, और जब इसको काटा जाता है तो इसकी कटाई का जो टाइम है अक्टूबर से नवंबर है। तो जो खरीफ की फसल है आप तो इसको मान लें कि जो ग्रीष्मकालीन जो फसल है वही होती है खरीफ की फसल। ग्रीष्मकालीन फसल ही क्या है, खरीफ की फसल है। इसमें जो गर्मियों के महीने में क्या-क्या बुआई की जाती है, मतलब गर्मी के महीने में आप बोते हैं और ठंडी में काटते हैं। तो जैसे आपका हो गया धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, तिलहन, गन्ना, अरहर आदि। ये सब महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की, कौन सी जायद की। जायद की उतनी नहीं पूछी जाती लेकिन वो भी पूछा गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आप कब मतलब खरीफ का जो टाइम पीरियड है, कब बुआई की जाती है, कब कटाई की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और फसल कौन-कौन सी, ये भी। तो गर्मी के महीने में कौन-कौन सी फसल बोई जाती है? गर्मी ही क्या है, खरीफ है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, तिलहन, गन्ना, अरहर आदि। ये सब क्या है हमारे, ये सब हैं खरीफ की फसल। और समय बुआई कब की जाएगी, तो जून जुलाई माह में की जाएगी, कटाई की जाएगी अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है। अब रबी की फसल, तो सूर्य भगवान कब कम निकलते हैं, मतलब दिखते कम हैं, या हम लोग कहते हैं कि निकल आते तो कितना अच्छा रहता। तो क्या रवि जो है ये तो रबी लिखा है, लेकिन जो रवि है ऐसे, ये वाला है सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसे यही मान लें याद रखने के लिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है ना कि कौन से रबी कब आएगा और खरीफ कब आएगा। तो रबी जो है, रबी मतलब सूर्य ठंडियों में भाई छिपे रहते हैं, जल्दी निकलते नहीं है ना, तो कब ये छिपते हैं, ठंडी में छिप जाते हैं रबी। तो रबी क्या है, ये शीतकालीन फसल है। जो रबी की फसल है ये शीतकालीन फसल है। इसकी बुआई कब की जाएगी, तो जब हम क्या करेंगे, जो खरीफ की फसल को काटेंगे और हम उसके बाद में रबी की फसल की बुआई करेंगे। जैसे अक्टूबर से नवंबर माह में बुआई कर देंगे और कटाई होगी मार्च से अप्रैल में। ये इसका जो एग्ज़ाम्पल है इसे आप ध्यान रखेंगे, मतलब इसकी जो फसलें हैं उसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। गेहूँ, जौ, चना, आलू, सरसों, मटर, मसूर आदि। ये क्या है, ये मुख्यतः रबी की फसलें, मतलब ठंडी के महीने में जो बोई जाती हैं। और उसके बाद में अब हम बात करते हैं जायद की फसल की। तो जायद की जो फसल है ये खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी में बोई जाती है।
मतलब खरीफ और रबी के की बुआई की जाती है। टाइम इसका बुआई का क्या है, तो मार्च से अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है और कटाई होती मई से जून की। तो जो इसमें अगर हम पानी की बात करें कि पानी की मात्रा या इसमें ज़्यादा लगती है इसकी फसल में या कम लगती है, तो भाई मार्च से अप्रैल में बुआई की जाती है तो पानी की मात्रा इसमें कम लगती है, मतलब पानी इसकी सिंचाई उचाई में थोड़ा कम लगता है। उसके बाद में जब इसको काटा जाता है मई से जून में इसकी फसल तैयार हो जाती है। और मई से जून में भाई क्या मिलता है आपको, ये खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां, ये सारी सब्जियां जो हैं खासकर मई से जून में ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। और कौन सी होती है, सब मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो वही चीज़ें ज़्यादा आपको बाज़ार में दिखेंगी। तो क्या होता है मई जून में भाई गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है, हमें पानी की आवश्यकता भी होती है, ठीक। तो जो जायद की फसलें हैं उसमें खासकर सब्जियों की बुआई की जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि। ये सब क्या हैं, ये सब जायद की फसलें हैं। तो आज का जो हमारा हमारी जो तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था, कृषि और मृदा। तो अभी हमारा कृषि में भी हमारी क्या बच रही, कृषि से संबंधित जो क्रांतियाँ हैं वो हमें कंप्लीट करना है। आपके एग्ज़ाम में झूम खेती से भी क्वेश्चन बने हुए हैं हमें देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल वाली वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इसके रिवीजन भी कर लीजिएगा। अगर नोट करना चाह रहे हैं तो नोट भी कर लीजिएगा। हमारे जो वीडियो का टाइमिंग है वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें जहाँ पर मतलब हम हैं नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। वीडियो अब एक ही वीडियो जैसे अभी ये 15 से 16 मिनट की है, तो इसमें कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे अपलोड होने में। मतलब नेटवर्क इतना स्लो है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो क्योंकि इस टाइम छत पे भी नहीं जा सकते हैं, थोड़ा ठंडी का महीना होता तो छत पे चले जाते, वहाँ पे थोड़ा अच्छा नेटवर्क रहता है। तो इतनी तेज़ धूप रहती है, जा भी नहीं सकते। तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, लाइव नहीं है, लेकिन हाँ, जो कंटेंट आपको मिल रहा है बहुत ही अच्छा है। मतलब कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे मिला भी सकते हैं अगर देखना चाहें कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है इस टॉपिक से कि नहीं, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख भी सकते हैं। और अब की बार जो संडे आ रहा है, आपकी संडे जो आएगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2021 वाला, उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, संडे को। तो मतलब ऐसा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये मतलब कंटेंट है या जो वीडियो हमारी, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि ऐसा आप मान लें कि कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से बताया जा रहा हो, सब आपके एग्ज़ाम से ही है। मतलब जो आपका सिलेबस है उसी के अनुसार है, कुछ बाहरी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जो कृषि और मृदा हमारा टॉपिक है, एक इसका अगला पार्ट जो है वो आपको कल मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और साथ साथ नमस्कार।